नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पर। मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल देखा जा रहा है कि क्लिनिक पे यूट्राइन फाइब्रॉइड के केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक हम यही रखेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है और इसको डिस्कस करेंगे कि इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसके मापदंडों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकली इसको रिमूव करने की ज़रूरत है कि नहीं है, या किन टाइप्स के बीच में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है? आमतौर पे यूट्राइन फाइब्रॉइड को रसौली या बच्चेदानी की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। ये वो गांठें होती हैं जो फीमेल्स के यूट्रस में पाई जाती हैं। लेकिन यूट्राइन फाइब्रॉइड को जानने से पहले हमें जानना होगा कि यूट्रस क्या होता है और ये कैसा दिखता है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ये फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मिडल लेयर जिसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और आउटर लेयर जिसे हम पेरीमेट्रियम, या ये पतली लेयर भी होती है तो इसे हम सीरस मेम्ब्रेन की लेयर भी बोलते हैं। ये फाइब्रॉइड इन्हीं लेयर्स में से कहीं भी डेवलप हो सकते हैं और इन्हीं के आधार पर इनका टाइप भी डिफाइन होता है। बहुत कॉमन से कुछ टाइप्स के बारे में बात करें तो पहला होता है सबसिरोजल फाइब्रॉइड। ये सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स यूट्रस की बाहरी सतह पे डेवलप होते हैं और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होते हैं। इनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। सेकेंड टाइप है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बहुत ही स्टिलली बढ़ते हैं और ये ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। इनकी बीच कोई सिम्टोमेटिक चेंजेस भी पेशेंट को कई बार देखने को नहीं मिलता। इसी कारण ये डेवलपमेंट इतने बड़े हो जाते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन के तरह दिखने लगती है और कई बार लोग पेट पे चर्बी होने का भी आशंका जताते हैं कि पेट में फैट बढ़ गया है। पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड, ये फाइब्रॉइड यूट्राइन वॉयल से सिर्फ एक स्टॉक लाइक कंडीशन में अटैच्ड होते हैं, यानी कि लटके रहते हैं एक डंठल के साथ। इसके अलावा भी बात करें तो एक और टाइप है सर्वाइकल मायोमाज या फिर सर्वाइकल फाइब्रॉइड जिसे कहते हैं। ये यूट्राइन फाइब्रॉइड कई साइज और शेप के हो सकते हैं, जैसे कि ये कॉइन शेप से लेके तरबूज के आकार तक जा सकते हैं। और इनके क्वांटिटी की बात करें तो ये एक बड़ा होने के अलावा कई छोटे छोटे भी हो सकते हैं। यूट्रस के अंदर इनकी मात्रा इतनी होना खतरनाक भी हो सकता है और कई बार फीमेल्स इनके साथ पूरा जीवन गुजार देती है, उनको पता भी नहीं चलता उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड भी था। ऑनसेट की बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड बनने का कोई निर्धारित समय नहीं है। ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होने की उम्र से लेकर मेंस्ट्रुएशन खत्म होने की उम्र तक कभी भी डेवलप हो सकता है और इसका ध्यान रखने के लिए हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स का ध्यान रखना होगा। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसकी वजह से पेड़ों पे बहुत ज़्यादा दबाव बना रहता है और जिसके कारण फीमेल को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी बार बार फील होता है, जिसको हम डिससेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं। यूरिन पास करने के बाद भी फीमेल्स को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उनको लगता है कि अभी भी थोड़ा यूरिन रह गया है। अगर ये पीछे की तरफ को डेवलप होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, अगर पिछली वॉल पे हैं यूट्रस के और वो उधर डेवलप होते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को कब्जियत और बहुत ज़्यादा पेड़ों में दर्द की भी अनुभूति होती है और इसके साथ साथ उल्टी या फिर मितली होना भी बहुत कॉमनली देखा गया है। इसी के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है और कुछ केसेस में तो इनफर्टिलिटी भी पाई गई है, क्योंकि ये यूट्रस को इतना स्टिफ कर देते हैं, हार्मोनल एक्सचेंजेस को इतना इरेगुलर कर देते हैं कि बच्चा डेवलप होने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट ही नहीं हो पाता। यूट्राइन फाइब्रॉइड के होने का कारण क्या है? इसका वैसे तो कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से यूट्रस में ग्रोथ्स हो जाने की, लंपी ग्रोथ्स की टेंडेंसी बन जाती है, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकते हैं। और सेकेंडरीली हार्मोनल एक्सचेंजेस बिगड़ने की वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत कॉमन हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रेस भी एक कारण है, बहुत ज़्यादा शुगर डाइट भी एक कारण हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो आप USG भी करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से आपको प्रॉपर लोकेशन, शेप और साइज़ के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि ये नंबर्स में कितने हैं। इस
जानकारी से आपको पता चलेगा कि फाइब्रॉयड बहुत सीवियरिटी में तो नहीं है, या इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या मेजर्स उठाने हैं, और इसी के साथ साथ क्या क्या मेडिसिन्स आपकी इस्तेमाल होंगी। शेप एंड साइज़ बहुत स्पेसिफिकली अगर आपको समझना आए तो आप MRI भी करा सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉयड को पहचानने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि फीमेल्स को कई बार यूट्राइन फाइब्रॉयड के बीच में बहुत ज़्यादा पेन और हैवी ब्लड लॉस से होकर गुजरना पड़ता है, तो इसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई बार डिप्रेसिव चेंजेस भी देखने को मिले हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लथार्जी, वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अनीमिया के कारण बहुत ज़्यादा गिडीनेस भी रहे। तो ये बहुत स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंस है। यहाँ तक कि कई बार फीमेल्स को इनफर्टिलिटी तक भी हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि उनमें प्रेगनेंसी अटेन हुई है, बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ बहुत हेल्दी बेबी उन्होंने डिलीवर भी किया है, और इस डिलीवरी के टाइम तक डिपेंड करता है कि यूट्राइन फाइब्रॉयड उस कंडीशन में नुकसान पहुंचा भी रहा है या नहीं, या वो इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी पे कोई असर पड़ सके। तो हाँ, ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी फिर भी बहुत सक्सेसफुल होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन में यूट्राइन फाइब्रॉयड के लिए बहुत ही सरल और सटीक उपचार उपलब्ध है, और इनमें अगर मेडिसिन की बात करें तो थलास्पी बर्सा पेक्टोरिस, ये मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत अच्छी है जहां ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन से होकर गुजरना पड़ रहा हो। यूट्राइन फाइब्रॉयड इस मेडिसिन में बहुत बड़े भी हो सकते हैं। दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करें तो थूजा ऑक्सीडेंटालिस, इस मेडिसिन में फाइब्रॉयड या फिर किसी भी गांठ की टेंडेंसी होती है, तो टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए आप थूजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइब्रॉयड्स अगर पेनलेस हैं तो आप फाइटोलक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पेनफुल है, बहुत सेंसिटिव है, तो आप कोनियम मैक्यूलेटम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत स्पेसिफिकली आपको ऑरम्यूर नेट्रोनेटम का भी इस्तेमाल करना होगा। ये भी बहुत लाभकारी दवाई है होम्योपैथिक में, जो फाइब्रॉयड को घुला सकती है। आगे हम कुछ मैनेजमेंट्स की बात करेंगे जो इस उपचार के साथ साथ फाइब्रॉयड को घुलाने में हेल्प करेंगे। खान पान की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें बहुत सिलेक्टिव तौर पे खान पान में लेनी होंगी, उपयोग में लानी होंगी, और कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होगा। पहले बात करते हैं आपको खान पान में ऐड क्या करना है। आपको उपयोग में लाना होगा विटामिन ए, विटामिन डी, प्रोटीन रिच डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स और फाइबर भी आपको डाइट में बढ़ाने होंगे। फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना होगा। लिक्विड डाइट बहुत मात्रा अच्छी तरह से लेनी होगी, और इसके अलावा भी नट्स और बहुत सारे सीड्स का इस्तेमाल भी करना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आप लेंगे ही, और इसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स में डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खान पान में परहेज की बात करें तो आपको डाइट में से जंक फूड्स को निकालना होगा। बहुत ज़्यादा तला भुना खान पान या फिर मीठी चीज़ें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, और साथ साथ आपको तंबाकू का सेवन भी रोकना होगा अगर लेते हैं तो, और इसी के साथ साथ रेड मीट का इस्तेमाल भी कम करना होगा। इसी के साथ साथ योगा, साइकिलिंग, वॉक और एक्सरसाइज भी करें। फिज़िकल एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज़ अपनी मेंटेन रखें ताकि आपको बहुत अच्छे से सर्कुलेटरी प्रोसेस मेंटेन रहे और फाइब्रॉयड को घुलाने में मदद हो। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।